जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 17 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 17 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए जो डूरंड कप ही उसकी स्थापना हुई थी 1888 में। डूरंड कप या डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना 1888 में हुई थी और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। इसे पहली बार अन्ना डेल जो कि शिमला में आयोजित किया गया था और इसकी सह मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और एशियाइयों द्वारा की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। इसका नाम इसके संस्थापक सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया, जो 1884 से 1894 तक भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए आंसर हो जाएगा बिहार। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किमी 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और उसके बाद तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें केरल की तो केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार संशोधन किस अधिनियम से हुआ। तो देखिए आंसर हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005। आपको बता दें कि ये जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में साल 2005 में संशोधन किया गया था। इसमें प्रॉपर्टी के मामले में बेटियों को बराबर का अधिकार दिया गया था और 2005 से पहले केवल बेटों को ही दिवंगत पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था और बेटियां केवल कुंवारी रहने तक ही इसकी हकदार हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आपको बता दें कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रचनाकार थे। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि वन लाइफ इज नॉट इनफ आत्मकथा किसने लिखी है। तो देखिए आंसर हो जाएगा नटवर सिंह। जो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक है 2014 में प्रकाशित हुई थी और इसे कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। कुंवर नटवर सिंह जो कि एक लेखक, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और एक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें नेहरू की विरासत है, टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया 1971, प्रोफाइल एंड लेटर दिल्ली, द मैग्निफिसेंट भूप सिंह ऑफ पटियाला, हार्ट टू हार्ट दिल्ली, वर्किंग विद लायन, जो कि इनकी प्रमुख पुस्तकें या रचना हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन से आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कई घटनाओं, विशेष रूप से 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करके भारत के लोगों के लिए स्वराज प्राप्त करना था। और 1921-22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन ने गति पकड़ी और हजारों छात्रों ने सरकार नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। इनमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपना अभ्यास छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कथक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा लखनऊ। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना एक स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभागों को प्रोत्साहन और वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। एक क्वेश्चन पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा 7 पदक। भारत ने टोक्यो में 7 पदक जीते, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं और भारत पदक तालिका में 48वें नंबर पर था। अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर था, जिसने कुल 113 पदक जीते थे।
देखिए यहाँ पे भारत ने कौन कौन से किस खेल में किसने जीता था, तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, रजत पदक मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था, कांस्य पदक हॉकी में पीवी सिंधु ने, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में और बजरंग पुनिया कुश्ती में जीते थे। भारत ने कुल पदक 1, 2 का 4 पदक जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उगादी त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो देखिए चैत्र माह जो कि अप्रैल में पड़ता है। उगादी या युगादी जिसे संवत्सरी जिसका अर्थ है वर्ष की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है और भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्यों में मनाया जाता है और यह चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इस क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी कौन सा अनुच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है और ये संस्कृति और शिक्षा जो है भारत के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मौलिक अधिकार तो पहला है समानता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत आता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आता है और संवैधानिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और दंतीदुर्ग को दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। उसे कृष्ण प्रथम ने हराया जिसने अपने राज्य का विस्तार पूरे कर्नाटक में किया और उसने 753 CE में चालुक्यों को भी पराजित किया और राजाधिराज और परमेश्वरा की उपाधि ग्रहण की थी। और सिम्हा विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक और सिमुका सातवाहन वंश का संस्थापक था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पहल योजना किससे संबंधित है, तो देखिए जो पहल योजना है रसोई गैस पर सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण। पहल योजना का जो मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसे LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। पहल योजना उपभोक्ताओं के खाते में LPG सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित है और सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में प्राप्त होती है और अपने शुरुआती चरण में इसे 291 जिलों में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक स्थानीय क्षेत्र में बारिश को मापता है, किससे मापता है, तो वर्षा मापी के द्वारा। आपको बता दें रेन गेज जिसे हाइटोमीटर भी कहते हैं मौसम विज्ञानियों और हाइड्रोलॉजिस्टों द्वारा समय की अवधि में एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में तरल वर्षा की मात्रा को इकट्ठा करने और मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है और इसका उपयोग वर्षा की गहराई आमतौर पर मिमी में निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो एक इकाई क्षेत्र में होता है और इस प्रकार की वर्षा की मात्रा को मापता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि इंजीनियरिंग दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो देखिए मनाया जाता है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के। भारत सरकार द्वारा साल 1968 ईस्वी में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। दरअसल 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले में हुआ था और डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1875 का विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो देखिए हुआ था महाराष्ट्र में। 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे, सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में धनबंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था कि बजट में कॉरपोरेशन टैक्स 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 7%। आपको बता दें कि संसद में यूनियन बजट 2022 में पेश करते हुए सीतारमन ने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने की घोषणा की गई है। साथ ही सरचार्ज को 12% से घटाकर
7% करने की पेशकश की गई है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा जो कि एक भारतीय राज्य है जो पूर्वी भारत में स्थित है, राजधानी इसकी है भुवनेश्वर। यह इसका तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। उड़ीसा और उत्कलम भी उड़ीसा के पुराने नाम है। उड़ीसा में 485 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 6 नदियों के उपहार के रूप में ज्ञात समुद्र तट ओडिशा में स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे तटीय लैगून जो कि चिल्का झील भी है, यह भी उड़ीसा में है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक पारादीप भी उड़ीसा में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा वृक्ष संवर्धन। पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहा जाता है। जो व्यक्ति वृक्ष संवर्धन का अभ्यास करता है उसे क्षतिग्रस्त पेड़ों के उपचार में विशेषज्ञ कहा जाता है। और वृक्ष संवर्धन के अभ्यास में विभिन्न सांस्कृतिक तकनीकें जैसे चयन, रोपण, प्रशिक्षण, निषेचन, कीट और रोगाणु नियंत्रण शामिल हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोपुरम मंदिर किससे संबंधित है, तो देखिए दक्षिण भारत से। आपको बता दें जो गोपुरम या गोपुर है जिसे विमानन भी कहते हैं, एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है और यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है और यह मंदिरों की चारदीवारी में बने द्वार का काम देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन सही रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। आपको बता दें अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं किसी भी प्रकाश से गुजरने नहीं देती जैसे दर्पण, और पारभासी वस्तुएं आंशिक प्रकाश को गुजरने देती हैं जैसे मोम का कागज, और पारदर्शी वस्तुएं सभी प्रकाश से गुजरने की अनुमति देती है जैसे कांच। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर स्थित है, देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 17 मई में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।